हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। लास्ट वीडियो में हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव किया था। इस वीडियो में हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसकी एक्सिस पे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिस्क और रिंग में क्या डिफरेंस है। रिंग जो होता है उसमें जो मटेरियल होगा, रिंग जिस भी चीज का बना होगा वो जो मटेरियल होगा वो सिर्फ सरकमफेरेंस पे ही प्रेजेंट होगा, इसके बीच का जितना रीजन है वो हॉलो होगा। बट जो डिस्क है, डिस्क में मटेरियल जो होता है वो पूरा का पूरा इस एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये सभी के सभी क्या है, वो मटेरियल है जिससे मिलकर डिस्क बना है। बीच का जो पोर्शन होता है वो हॉलो नहीं होता। तो अगर हम बात करें रिंग की और डिस्क की, तो रिंग में जब हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। रिंग के केस में अगर ये पूरी की पूरी जो लेंथ थी वो L थी और इस L लेंथ पे टोटल Q चार्ज था, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, Q by L, और इसको हम बोलते थे कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। अगर L लेंथ पे Q चार्ज है तो यूनिट लेंथ पे चार्ज होगा Q by L। इसको हम बोलते थे कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते थे। बट डिस्क के केस में अगर हम इसे Q चार्ज दिए तो ये जो Q चार्ज है वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर हम ये मान ले कि ये एरिया A है, तो अगर A एरिया पे टोटल Q चार्ज है तो यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा, Q by A, और इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। लैम्डा जो है एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, और सिग्मा है एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो डिस्क के केस में हम लैम्डा का ना यूज करके हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सिग्मा। और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक यूनिट एरिया पे जितना चार्ज होगा उसी को हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल्स टू Q by A। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ by R स्क्वायर। अगर किसी Q चार्ज से R डिस्टेंस दूर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ by R स्क्वायर। बट ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब ये Q कैसा हो, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब कि इस चार्ज की जो डायमेंशन है, ये चार्ज जिस बॉडी पे प्रेजेंट है उस बॉडी की जो साइज है वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होनी चाहिए। बट यहाँ हमारे पास एक डिस्क है, हम मान लेते हैं कि इस डिस्क का टोटल एरिया कितना है, A। इस डिस्क का जो रेडियस है वो R है और इस डिस्क का टोटल एरिया A है। और इस डिस्क के सेंटर से हमें x डिस्टेंस दूर इसके एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है P, इस पे बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो क्योंकि ये जो डिस्क है इसकी जो डायमेंशन है, इसकी जो साइज है वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो डिस्क है वो एक पॉइंट चार्ज है। और अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो ये फॉर्मूला हम उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। बट हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर रिंग होता है ना, यहां पे हम रिंग की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई एक रिंग होता और उस रिंग के सेंटर से उसके एक्सिस पे x डिस्टेंस दूर यहां पे अगर कोई पॉइंट P है, और मान लेते हैं कि इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना है +Q, और इस रिंग की रेडियस क्या है R। ये हमने डिस्क बनाया है क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट रिंग के केस में जो चार्ज होगा वो इस सरकमफेरेंस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हम लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस डिराइव कर चुके हैं। अगर ये डिस्टेंस x है, इस रिंग का रेडियस r है और इस पे टोटल चार्ज q है, तो इस रिंग की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका फॉर्मूला होगा KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये एक रिंग की वजह से आया, और रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी उसका कोई y कंपोनेंट नहीं होता था। यहाँ पे जो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में ही होगी, क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स जो होते हैं वो y डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, E इज इक्वल्स टू KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, तो हम एक रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके एक्सिस पे
इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि डिस्क की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी x डिस्टेंस दूर। ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम मान लेते हैं कि हमने डिस्क को इनफाइनाइट रिंग्स में डिवाइड कर दिया। अगर हमारे पास कोई एक डिस्क है तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये जो डिस्क है वो कई सारे रिंग से मिलकर बना हुआ है। अगर हम एक के बाद एक रिंग बनाते जाएं तो क्या यहां पे जो शेप बनेगा वो डिस्क का बनेगा। जैसे अगर हम ओनियन की बात करें, प्याज की बात करें, तो जब हम प्याज को बीच से कट करेंगे तो ऐसा लगता है कि कई सारी रिंग एक के बाद एक कनेक्टेड है, और ये सभी रिंग जब आपस में जुड़ रही हैं तो ओवरऑल शेप किसकी तरह दिख रहा है, डिस्क की तरह दिख रहा है। मतलब अगर हम डिस्क को इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक करें तो हम ये मान सकते हैं कि डिस्क जो है, डिस्क इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। ये जितनी भी रिंग्स हैं सबका सेंटर कॉमन है, तो ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हुई। तो डिस्क की वजह से अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हमें डिस्क को इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक करना होगा। और हम ब्रेक करने के लिए शेप कैसा कंसीडर कर रहे हैं कि हम ये मान ले रहे हैं कि जो डिस्क है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग की वजह से बनी हुई है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग जब एक के बाद एक आपस में जुड़े हैं तो वो किसका फॉर्म ले रहा है, डिस्क का फॉर्म ले रहा है। और हमें ये भी मालूम है कि एक रिंग की वजह से x डिस्टेंस दूर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आती है, KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। तो अगर हम ये मान लें कि हमने ये जो डिस्क है इसको इनफाइनाइट रिंग्स में डिवाइड कर दिया और उसमें से सिर्फ एक रिंग को कंसीडर करें, जैसे यहां पे ये हमारी पूरी डिस्क थी, इस डिस्क का जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल R। तो जब हम इसको इनफाइनाइट रिंग्स में डिवाइड किए तो उसमें से एक रिंग हमने जो कंसीडर किया है, इस पूरे के पूरे डिस्क को इनफाइनाइट रिंग्स में डिवाइड करने के बाद जो एक रिंग हम ले रहे हैं वो इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस दूर बन रही है, स्मॉल r डिस्टेंस दूर। और इस रिंग की जो विड्थ है वो कितनी है, dr। अब क्योंकि हमने इस डिस्क को इनफाइनाइट रिंग में डिवाइड किया है तो एक रिंग का जो विड्थ आएगा dr वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 होगा। dr जो है वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू है 0। क्यों, क्योंकि हमने इस डिस्क को इनफाइनाइट रिंग्स में डिवाइड किया है। तो रिंग बहुत पतले पतले होंगे, इतने पतले होंगे कि एक रिंग की जो थिकनेस होगी dr उसको हम ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। तो अगर हम इस रिंग को यहां पे कंसीडर करें कि ये हमारी रिंग है, सेंटर से r डिस्टेंस दूर यहां पे हमने एक सर्कुलर रिंग कंसीडर किया जिसका रेडियस स्मॉल r है और उसकी थिकनेस है dr। तो इस रिंग की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड DE, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा x डायरेक्शन में और एक होगा y डायरेक्शन में। हमें पहले से पता है कि y डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होता है वो 0 आता है। किसी रिंग की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में आती है, और वो x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन होता है E = KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमने पहले ही देखा कि अगर हमारे पास कोई एक रिंग है जिसका रेडियस r है तो उसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर उसकी एक्सिस पे अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस रिंग की वजह से तो उसका एक्सप्रेशन है E = KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इसी एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे यूज करना है। अगर हम मान लें कि अगर इस पूरे के पूरे डिस्क पे Q चार्ज था और इस डिस्क का जो एरिया था वो कितना था, A, तो अगर A एरिया पे Q चार्ज है तो यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा, Q/A, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बट हमारे पास जो एरिया प्रेजेंट है, हम जिस एरिया की वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो एरिया तो बस ये शेडेड पोर्शन वाला है, रिंग का एरिया। तो इस रिंग का एरिया जो है, अगर हम इसको मान लें कि इस रिंग का जो एरिया है वो dA है, अगर इस पूरे डिस्क का एरिया A था तो ये जो स्मॉल हमें एलिमेंटल रिंग दिख रही है इसका एरिया कितना मान लेते हैं, dA। तो इस dA एरिया पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, dQ। अगर टोटल डिस्क पे Q चार्ज था
तो एक एलिमेंटल रिंग पे जो चार्ज होगा वो बहुत स्मॉल होगा, उसको हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं, dq। और अगर इस पूरे रिंग, पूरे डिस्क का जो एरिया था वो a था, तो एक स्मॉल एलिमेंटल रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, dA। तो अगर यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज है तो dA एरिया पे कितना चार्ज होगा, इस 1 को dA बनाने के लिए dA से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इधर भी हमको सिग्मा में dA का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो अगर यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज था तो dA एरिया पे कितना चार्ज आ रहा है, सिग्मा इंटू dA। और dA एरिया पे जितना चार्ज है उसको हमने क्या कंसीडर किया है, dq। मतलब dA एरिया पे यहां पे जो चार्ज आ रहा है सिग्मा इंटू dA, ये चार्ज किसके इक्वल है, dq के इक्वल है। dq इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू dA। तो यहां पे अगर हमें इस एलिमेंट की वजह से, इस एलिमेंटल रिंग की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक्सप्रेशन लिखना है, किस डायरेक्शन में आएगी, x डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत स्मॉल होगी। एक रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में आएगी वो बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि हमने इस डिस्क को इनफाइनाइट रिंग्स में डिवाइड किया है। तो ये जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आएगा, k इंटू क्यू करना है चार्ज। इस रिंग पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, dq। तो k इंटू dq मल्टीप्लाइड बाई x। x क्या है, रिंग के सेंटर से कितने डिस्टेंस दूर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इस केस में वो डिस्टेंस हमने कितना लिया, x लिया है। तो k dq x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। r क्या होता है, रेडियस ऑफ द रिंग। तो यहां पे जो हमने रिंग लिया है उसका रेडियस कितना है, स्मॉल r। तो यहां पे हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर और होल पावर 3/2। और यहां पे हमको dq की वैल्यू क्या रखनी है, सिग्मा इंटू dA। तो अगर हम यहाँ पे dq की वैल्यू सिग्मा इंटू dA रख दें तो एक्सप्रेशन आ जाएगा k इंटू सिग्मा dA x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमें यहाँ पे dA एरिया भी निकालना होगा कि इस रिंग का जो एरिया है dA वो किसके इक्वल होगा। तो अगर हम इस एलिमेंट को, इस एलिमेंटल रिंग को ध्यान से देखें तो हमारे पास जो एलिमेंटल रिंग है, हमारे पास जो एलिमेंटल रिंग है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि इस रिंग का जो रेडियस है वो स्मॉल r है और इस रिंग की जो थिकनेस है वो है dr। तो अगर हम इस रिंग को यहां से कट कर दें, इस रिंग को यहां से कट करने के बाद इसके दोनों एंड को स्ट्रेट कर दें इस तरीके से, तो क्या ये रिंग इस रेक्टेंगुलर शेप को फॉर्म करेगी। अगर हम इस रिंग को यहां से कट कर दें और इस दोनों एंड को दूर दूर लेके जाएं तो ये जो सर्कुलर रिंग हमें दिख रही है वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म ले लेगी, जहां पे इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी, जितना इस रिंग का सर्कमफेरेंस है वही इसकी लेंथ होगी। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2 पाई r, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस रिंग। और इसका ब्रेथ कितना होगा, वही जितनी रिंग की थिकनेस होगी। इसकी थिकनेस कितनी है, dr। तो इसका यहाँ पे जो ब्रेथ आएगा वो कितना आएगा, dr। अब जितना एरिया इस रिंग का था उतना ही एरिया इस रेक्टेंगल का भी होगा। अगर इस रिंग के एरिया को हम dA बोल रहे हैं तो इस रेक्टेंगल का भी जो एरिया है वो कितना आएगा, dA। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 2 पाई r और इसका ब्रेथ कितना है, dr। तो ये हमें dA की वैल्यू मिल गई, dA इज इक्वल्स टू 2 पाई r dr। तो अब हम इस एक्सप्रेशन में dA की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, पहले हम एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है और इस रिंग की जो रेडियस है वो है स्मॉल r और इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस दूर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है। और मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास रिंग है वो किसी एक डिस्क का पार्ट थी, तो यहां पे इस रिंग की वजह से जिसपे चार्ज कितना है, dq चार्ज है, इस पे एरिया कितना है, dA, और इस रिंग की रेडियस कितनी है, r है, और इस रिंग के सेंटर से जिस पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है उसकी डिस्टेंस कितनी है, x। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू k dq
x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। हमारे पास एक रिंग की वजह से, एक एलिमेंटल रिंग की वजह से जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था वो आया था k dq x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, जहां पे हम dq की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, dq की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं सिग्मा इंटू dA। तो हम यहाँ पे अपने dq की वैल्यू पुट करेंगे, dq की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू dA। dE इज इक्वल्स टू k, dq की वैल्यू हो गई सिग्मा इंटू dA मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। अब हमें dA की वैल्यू भी पता है, हमने dA की वैल्यू क्या कैलकुलेट की है, 2 पाई r dr। तो dA की वैल्यू भी हम यहां पे पुट करेंगे, dA की वैल्यू कितनी आई है, dA की वैल्यू है 2 पाई r dr। तो यहां पे हम dA की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पाई r dr और इसका मल्टीप्लाई किससे है, x से, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है एक रिंग की वजह से। ऐसे ही P पॉइंट पे इनफाइनाइट रिंग्स जो होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही होंगी, क्योंकि ये जो डिस्क है इसको हमने इनफाइनाइट रिंग्स में डिवाइड कर दिया। और अभी जो हमने P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का एक्सप्रेशन लिखा है वो सिर्फ एक रिंग की वजह से लिखा है। ऐसे ही यहां पे कितनी रिंग्स होंगी, इनफाइनाइट रिंग, और हर रिंग की वजह से P पॉइंट पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर हम उसको कैलकुलेट करें और ऐड कर दें तो हमें टोटल डिस्क की वजह से P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। और ये हर एक रिंग की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल के ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। मतलब अगर हमें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमारे पास यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ k सिग्मा 2 पाई r dr मल्टीप्लाइड बाई x 2 पाई r dr मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। और हमें पता है कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में ही आएगी, क्योंकि रिंग की वजह से y डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, सिर्फ उसके एक्सिस के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। अब इस इंटीग्रेशन के को परफॉर्म करने के लिए इस एक्सप्रेशन में जितने भी कांस्टेंट हैं हम उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे। तो हमें क्या क्या कांस्टेंट यहाँ पे दिख रहा है, k जो होता है वो होता है कूलम्ब कांस्टेंट, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर इस टोटल A एरिया पे Q चार्ज था तो यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा, Q बाई A, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। अब अगर हम अलग अलग जगह पे रिंग लें, जैसे अभी हमने रिंग का रेडियस कितना लिया, स्मॉल r, अगर हम कोई और रिंग ले लेते तो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो नहीं चेंज होती ना, टोटल A एरिया पे पहले भी Q चार्ज था, रिंग अगर हम कोई दूसरी लेंगे तब भी A एरिया पे Q ही चार्ज रहेगा, तो यूनिट एरिया पे चार्ज कितना आएगा हर केस में, सिग्मा। तो हम सिग्मा को भी बाहर निकाल सकते हैं, 2 पाई भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लिया, x कांस्टेंट है या नहीं। तो अगर हम यहां पे इस रिंग को ना लेके कोई और रिंग ले लेते, लेट्स सपोज कि हम ये रिंग ले लेते, तो इस रिंग की वजह से भी तो हमको इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता। मतलब अगर हम रिंग को चेंज करें, अगर हम अलग अलग रिंग लें तो सेंटर, डिस्क के सेंटर और इस P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज होने वाली नहीं है, मतलब x भी क्या है, कांस्टेंट, तो हम x को भी बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ r dr अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। अब हमें ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, बट हमें ये भी तो बताना होगा कि यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगा। ऐसा इसलिए बताना है क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन को बताना है कि जो पहले रिंग हम ले रहे हैं वो किस जगह पे ले रहे हैं, और जो आखिरी रिंग हमें कंसीडर करनी है वो कहां पे करनी है। वरना इस एक्सप्रेशन को ये पता ही नहीं चलेगा कि जो डिस्क है उसकी साइज कितनी है। हमें तो एक पर्टिकुलर रेडियस r की वजह से, इस डिस्क का रेडियस हमने क्या माना है, r, तो हमें r रेडियस के डिस्क की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो अगर हम यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं डालेंगे तो इस एक्सप्रेशन को ये नहीं पता चलेगा कि जो पहला रिंग लेना है वो यहाँ पे लेना है, बिल्कुल सेंटर पे, और जो आखिरी रिंग लेना है वो यहां से कितने डिस्टेंस दूर लेना है, r डिस्टेंस दूर। तो यहाँ पे हम लोअर लिमिट क्या रखेंगे, पहली रिंग हम कहां पे कंसीडर करेंगे, सेंटर से कितने डिस्टेंस दूर,
0, क्योंकि यहां पे जो हमने एलिमेंट लिया है, यहां पे हमने जो एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट की डिस्टेंस हमने क्या मानी है सेंटर से, r। तो जो पहला एलिमेंट लेंगे उसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी होगी 0, और जो आखिरी एलिमेंट हम लेंगे उस आखिरी एलिमेंट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी होगी, जितना डिस्क का रेडियस है। तो यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल R, मतलब ये जो इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है वो 0 से R तक करना है। अब यहां पे इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं, हम एक एक करके सारे मेथड डिस्कस करेंगे। पहला मेथड जो है वो है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल्स टू k सिग्मा 2 पाई x, E इज इक्वल्स टू k सिग्मा 2 पाई x इंटीग्रेशन ऑफ r dr अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2। इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा। हम कोई तो एक ऐसी वैल्यू है जिसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे k की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू k की वैल्यू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या लिखा हुआ है सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू x, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ r dr अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2। अब यहाँ पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, 2 जो है वो 4 को 2 टाइम्स कट कर देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ रहा है सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ r dr अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2। अब अगर हम यहाँ पे ये मान लें कि नीचे ये जो टर्म लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये किसी के तो इक्वल आएगा। अगर हम यहाँ पे r की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करें तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को ऐड करने पे कोई तो वैल्यू मिलेगी, तो हम मान लेते हैं वो वैल्यू क्या है z। लेट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू z। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को r के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, विथ रिस्पेक्ट टू r, अगर इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हो जाएगा d बाई डी आर ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और RHS में d बाई डी आर ऑफ z। अब ये जो डिफरेंशिएशन है वो x स्क्वायर पे भी जाएगा r स्क्वायर पे भी जाएगा, तो d बाई डी आर ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x तो कांस्टेंट है, x हमारे केस में क्या है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, जहां पे हमें सेंटर से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, जहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो x जो है हम एलिमेंट कोई सा भी ले लें, अलग अलग जगह पे एलिमेंट लें, x जो है वो चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए x हमारे केस में क्या है कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा d बाई डी आर ऑफ x स्क्वायर प्लस d बाई डी आर ऑफ r स्क्वायर इज इक्वल्स टू d बाई डी आर ऑफ z। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। d बाई डी आर ऑफ r स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r, और यहां पे आएगा dz बाई dr। तो यहां से r dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम dr को इधर ले आए मल्टीप्लाई में और 2 को उधर भेजें तो r इंटू dr इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे dz बाई 2। r इंटू dr इज इक्वल टू dz बाई 2, और यहां पे जो हमारी वैल्यू है r इंटू dr, इसकी जगह पे हम dz अपॉन 2 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और नीचे जो लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं z। तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो किसमें चेंज हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे लिखा हुआ है r dr, और r dr की जगह पे हम लिख सकते हैं dz अपॉन 2। तो हम यहां पे लिख लेते हैं dz डिवाइडेड बाय 2, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की होल पावर 3/2, और x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को हम लिख सकते हैं z। तो यहां जाएगा z की पावर 3/2, और यहां से अगर हम इस 2 को बाहर निकालें तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन 2, बाहर आएगा इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सिग्मा x अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो डिनोमिनेटर में z की पावर 3/2 है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर में लेके जाएं तो जो पावर होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, z की पावर
-3/2 dz। और अभी हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में हमारी जो लिमिट है, जो हमें एक्चुअली में 0 से r तक पुट करनी है, वो अभी पुट नहीं कर रहे क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन का यूज करके जो पैरामीटर्स थे वो r से शिफ्ट करके किस में लेके चले गए, z में। इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के बाद वापस से हम z की वैल्यू स्मॉल r के टर्म्स में लिखेंगे और फिर वहां पे इस लिमिट का दोबारा से यूज करेंगे, क्योंकि अभी हम r की वैल्यू z में पुट नहीं कर सकते। हम यहाँ पे जो 0 से r दिख रहा है, ये वैल्यू किसकी जगह पे पुट करनी होगी, स्मॉल r की जगह पे। और हमारे एक्सप्रेशन से स्मॉल r है जो अभी एलिमिनेट हो चुका है इस तरीके से, तो हम वेट करेंगे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके वापस से r के टर्म्स में आने का। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो आया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा x अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ z की पावर -3/2 dz। ये एक्सप्रेशन था हमारे पास, E इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z की पावर -3/2 dz। अब यहाँ पे अगर हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। यहां पे z की पावर -3/2 dz लिखा हुआ है, तो ये जो होगा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z की पावर -3/2 + 1 डिवाइडेड बाई -3/2 + 1। इसका इंटीग्रेशन ये आएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ z की पावर -3/2 था, तो z की पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1। इसको और सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा z की पावर -3/2 + 1 -1/2, और डिवीजन किससे करना है, -3/2 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। अब ये जो 2 है वो इस 4 को फिर से 2 टाइम्स कट करेगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है -सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट z की पावर -1/2। z की पावर -1/2 है न्यूमरेटर में, अगर हम इसको डिनोमिनेटर में भेजना चाहें तो जो पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा E इज इक्वल्स टू -सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन z की पावर 1/2। और अगर z की पावर 1/2 लिखना है तो इसको हम √z भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर अगर 1/2 है तो इसका मतलब होता है कि वो रूट में है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 अपॉन √z। और अब यहाँ पे हम z की वैल्यू पुट करेंगे। z की वैल्यू क्या थी, हमने मारा था x² + r² इक्वल्स टू क्या था, z। तो यहाँ पे हम अगर z की वैल्यू दोबारा से पुट कर दें तो E इज इक्वल्स टू -सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन √, और अब z की वैल्यू पुट करेंगे x² + r²। और अब यहाँ पे हम लिमिट का यूज करेंगे। लिमिट कहां से कहां तक रखनी थी, 0 से r तक, क्योंकि लिमिट हम कहां पे रख सकते हैं, स्मॉल r में रख सकते हैं लिमिट को, है ना। अलग अलग रेडियस की जो रिंग हम ले रहे हैं, हमने जो रिंग ली है टोटल डिस्क, उसको कई सारे रिंग्स में डिवाइड किया है, और रिंग जो है वो अलग अलग रेडियस पे, जैसे पहली वाली रिंग r1 रेडियस पे है, दूसरी वाली रिंग r2 रेडियस पे, तीसरी वाली r3 पे। तो सबसे पहले जो रिंग है उसकी रेडियस कितनी है, r = 0, और जो सबसे आखिरी रिंग है उसकी रेडियस कितनी है, r = r। मतलब ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो एक्चुअली में किसकी वैल्यूज हैं, जो एलिमेंटल रिंग्स हैं डिफरेंट उनके रेडियस की वैल्यू है। 0 जो है वो सबसे इनिशियल रिंग का रेडियस है, और कैपिटल R जो है वो सबसे फाइनल रिंग का रेडियस है। तो यहां पे जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू -सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे 1 अपॉन √x² प्लस स्मॉल r की जगह पे क्या लिखना है, कैपिटल R का स्क्वायर, और फिर माइनस करेंगे 1 अपॉन, और अब इसकी जगह पे हमें लोअर लिमिट पुट करना है x² प्लस r² की जगह पे क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर, तो वो 0 ही हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन को अगर और सिंपलीफाई करें, E इज इक्वल्स टू -सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन √x² प्लस r² माइनस 1 अपॉन √x² भी लिख सकते हैं, x √x² जो होगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और अब अगर इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करा दें
तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है E इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1/x जो था उसके आगे माइनस का साइन था, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो उसे प्लस कर देगा 1/x, और ये माइनस जब इस प्लस के साथ माइनस होगा, इसके आगे प्लस है तो इसे माइनस कर देगा, तो ये माइनस वाले को हम बाद में लिख देते हैं -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अगर इस एक्सप्रेशन से हम x को कॉमन ले लें, अगर इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लें, x को कैसे कॉमन ले सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को कुछ ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/x और माइनस यहाँ लिखा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये जो दूसरा टर्म है, अगर इसके न्यूमरेटर में भी हम x का मल्टीप्लाई करा दें और डिनोमिनेटर में भी x का मल्टीप्लाई करा दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, x अभी भी कैंसिल होगा और ये वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही आएगी। अब अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन में से 1 अपॉन x को कॉमन ले लें, अगर हमने 1 अपॉन x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और माइनस यहाँ पे क्या आएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और अब यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई डिस्क की वजह से कितने डिस्टेंस दूर, x डिस्टेंस दूर, जहां पे सिग्मा क्या है डिस्क का सरफेस चार्ज डेंसिटी, x क्या है डिस्क से कितने डिस्टेंस दूर जाके हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी, और r क्या है, r है रेडियस ऑफ द डिस्क। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें तो अगर हमारे पास कोई एक डिस्क थी जिसका रेडियस कितना था r और इसके सेंटर से हमें कितने डिस्टेंस दूर जाके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, x डिस्टेंस दूर जाके, तो अगर हम मान लेते हैं कि इस P पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी और इस डिस्क का जो सरकमफेरेंस है उससे अगर हम P पॉइंट को ज्वाइन कराएं तो मान लेते हैं ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है थीटा। अगर हम डिस्क के सरकमफेरेंस को इस P पॉइंट से ज्वाइन कराएं तो इसकी जो एंगुलर पोजीशन होगी इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में, इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं तो यहां से cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहां पे कितना है, बेस यहां पे है x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहां पे लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहां पे जो टर्म लिखा हुआ है ये भी कुछ ऐसा ही है, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन की जगह पे हम लिख सकते हैं cos थीटा, तो डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो कितनी आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा, जहां पे थीटा क्या है, जिस पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट की एक्सिस से सरकमफेरेंस की उस पॉइंट पे एक्सिस से जो एंगुलर पोजीशन है वो क्या है थीटा। अगर हम सरकमफेरेंस को इस P पॉइंट से ज्वाइन करा दें तो ये P पॉइंट पे सरकमफेरेंस को ज्वाइन कराने वाली जो लाइन है वो एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या है थीटा, तो cos थीटा आएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कई सारे केसेस हैं, जैसे हम ये मान लेते हैं केस 1 कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो डिस्क के बहुत ज्यादा क्लोज फाइंड करनी है, मतलब x जो है वो किसको टेंड कर रहा हो, 0 को। जैसे अगर हमारे पास ये डिस्क है और डिस्क से अगर हमको x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला पता है E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया था अभी। E is equals to sigma upon 2 epsilon naught 1 minus x upon under root x square plus r square। तो अगर हम इस पॉइंट को बिल्कुल डिस्क की सरफेस के पास लेके आए तो ये x किसको टेंड करने लगेगा, 0 को, और अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे हम 0, तो ये तो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर क्या हो गया r, तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये आएगा x अपॉन r।
और अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस x की जगह पे हमने 0 पुट किया और नीचे क्या है r, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर हो गया r, तो ये दूसरा वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बिल्कुल सरफेस के पास है। सरफेस के पास रखने पे ऐसा एक्सप्रेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमारे पास कोई एक शीट है, कोई हमारे पास अगर यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है और इस शीट का जो डायमेंशन है वो कैसा है, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट शीट है और इस शीट पे जो चार्ज है अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मान लेते हैं कि इस शीट पे जो चार्ज है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, तो अगर हमें कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी इस इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम इस पॉइंट को इस डिस्क के बहुत ज्यादा पास लेके आ जाए तो इस पॉइंट पे ये जो डिस्क होगी वो इनफाइनाइट शेप की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज्यादा पास है ना डिस्क के। अगर यहाँ पे अगर हम एक छोटी सी चींटी रख दें तो इस चींटी को लगेगा, क्योंकि वो डिस्क के इतना ज्यादा पास है कि ये जो पूरा का पूरा डिस्क है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, डिस्क की वजह से वही आया जो एक इनफाइनाइट शीट की वजह से आता है। और दूसरा केस क्या है कि अगर हम ये मान लें कि इस डिस्क का रेडियस बहुत ज्यादा बड़ा है, केस सेकंड, इफ r जो है वो मच ग्रेटर देन क्या हो, x, मतलब इस रिंग का जो रेडियस है, इस रिंग का जो रेडियस है r, वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो हम यही बोलेंगे कि अगर r जो है वो x से बहुत ज्यादा बड़ा हो ना, इफ रेडियस ऑफ डिस्क इज वेरी लार्ज, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब x स्क्वायर जो है वो r स्क्वायर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट किसको टेंड करता है, 0 को, क्योंकि r जो है वो x स्क्वायर से, r जो है वो x से बहुत बड़ा है, तो x स्क्वायर जो होगा वो r स्क्वायर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट किसका टेंड कर रहा होगा, 0 को, तो r स्क्वायर में किसी 0 वैल्यू को ऐड करने का तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर क्या हो जाएगा, r, और r जो है क्योंकि वो x से बहुत ज्यादा बड़ा है तो x के कंपैरिजन में r किसके इक्वल होगा, इंफिनिटी के। r इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि ये डिस्क जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, हम ये कह रहे हैं कि इस डिस्क का जो रेडियस है वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अगर तुम r को x के साथ कंपेयर करोगे तो x के रेस्पेक्ट में r को हम बोल सकते हैं कि r कितना है, इनफाइनाइट। तो अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर दें तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस किसी एक छोटे नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल आएगा, 0 के। यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। एक अगर इनफाइनाइट लेंथ की शीट होती तो उसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता वो यही आता। और अगर हम डिस्क को भी, अगर जो हमने डिस्क लिया है, अगर हम इसको भी मान रहे हैं कि इसकी रेडियस बहुत बड़ी है तो इसका मतलब है कि हम इस डिस्क को क्या मान रहे हैं कि डिस्क कितना है, इनफाइनाइट शेप का, इसका एरिया कितना है, इनफाइनाइट। तो इसलिए अगर हम डिस्क के रेडियस को बहुत ज्यादा करते हैं तो उसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो वही आ रहा है जो एक इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से आता है। इसका मतलब एट if radius of disk is very large, electric field due to disk will be independent of
डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्क। कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो डिस्क है इसका जो रेडियस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसकी वजह से अगर हमको x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है तो वो कितना आएगा, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले में कहीं पे भी हमको x की वैल्यू पुट ही नहीं करनी है, क्योंकि एक लार्ज डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हम कितने डिस्टेंस दूर निकाल रहे हैं इस पे नहीं डिपेंड करेगी। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तब भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, यहाँ पे भी निकालें तब भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और अगर हम इस पॉइंट पे निकालें तब भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। भले हर जगह की डिस्टेंस जो है वो अलग अलग हो, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस x1, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस x2 और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस x3। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क निकालने के और भी कई सारे मेथड्स हैं, तो हम एक एक करके उन सारे मेथड्स को भी देखेंगे, और उसके बाद जो भी मेथड आपको आसान लग रहा हो आप उस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क का डेरिवेशन कर सकते हैं।